वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। इस लेक्चर में दोस्तों हम बात करते हैं अब ब्रिटेन की जो नीयत थी यूरोप में बढ़ने वाले इंडिगो की डिमांड जो कॉन्टिन्यूसली बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन यूरोप में जो जो वेरियस कंट्रीज अभी तक अपनी एरिया को जो थाम के रखी हुई थी, एक बार अगर हम फिर से उन पर फटाफट सरसरी निगाह डालें, लाइक फ्रेंच के पास कैरेबियन आइलैंड्स में सेंट डोमिंगो जो आइलैंड्स थे वहाँ पर ये इंडिगो प्रोड्यूस करते थे। ब्राज़ील पोर्चुगीज़ जो थे वो ब्राज़ील के अंदर, इंग्लिश जो थे वो जमाइका के अंदर यानी कि ब्रिटिशर्स, और स्पेनिश जो थे वो वेनेजुएला से लाते थे। हमने ये देखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर 1783 से लेकर 1789 के बीच में क्या हुआ था, प्रोडक्शन जो थी इंडिगो की पूरी दुनिया में हाफ गिर गई थी। अब इससे फायदा क्या होगा मयूर? सारी की सारी जो अभी इंडिगो को बेचने की जो अपॉर्चुनिटी है वो किसके हाथ में आ गई है जब पूरी दुनिया में गिर गई है? तो इनमें से सारी कंट्रीज में किसके पास है? ब्रिटेन के पास। और सबसे अच्छी बात क्या है शायनी कि ब्रिटेन को अपनी कोई टेरिटरी खोजनी नहीं है इसके लिए। इंडिया ऑलरेडी इनके हाथ में है इस टाइम पर, कि नहीं है 1783 से 89 में, है ना? और मेन रीजन भी हाथ में है, ट्रॉपिक रीजन। अब इन्होंने कहा अब आएगा हमारा नालायक बेटा काम, जो कि अभी तक ज्यादा किसी काम का दिख नहीं रहा था, लेकिन अब एक चीज के लिए बहुत काम आएगा, अब हमारे प्रॉफिट को स्क्वायर रॉकेट करेगा। फेसिंग विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने बड़े सारे तरीके खोजे कि कैसे इंडिगो की खेती को हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर डिमांड बहुत ज्यादा है, कोई किसी भी रेट पर खरीदने को तैयार है। और अब क्योंकि दूसरी कंट्रीज का कंपटीशन शायनी यहां पर टिका हुआ है कि खत्म हो गया है, खत्म हो गया है, तो ये क्या बन सकते थे फ्रॉम वेरियस कंपटीशन ग्रुप्स टू, अब ये क्या बन सकते थे? वेरी गुड, मोनोपोलिस्ट, सप्लायर। अब हुआ क्या, यहां पे कुछ चीज छूट तो नहीं गई हमसे? कोई बॉक्स नहीं, सारी की सारी चीजें ठीक है। उसके बाद है क्या यहाँ पर, फ्रॉम द लास्ट डिकेड्स ऑफ द 18th सेंचुरी जो इंडिगो कल्टीवेशन थी बंगाल के अंदर वो रैपिडली एक्सपेंड हुई, और बंगाल का जो इंडिगो था वो वर्ल्ड मार्केट को डोमिनेट करने लगा। ठीक है, ये जो इंडिगो थी बेसिकली ईस्टर्न इंडिया में इन्होंने प्लांटेशन के हिस्से को चुना यहाँ पर बंगाल में, कि यहाँ पर हम इंडिगो की खेती करेंगे, प्लांटेशन करेंगे बड़े स्तर पर। अब अगर हम आंकड़े देखें इन्होंने किस हद तक, मतलब ये फैक्ट अब नॉर्मली हम लोग सोच के निकाल देंगे कि हाँ भाई इंडिगो की डिमांड थी, इंडिया आ गए, इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया चुना, उसमें बंगाल को चुना, वहां पर किसानों को फोर्स करा, बहला के फुसला के फोर्स करके जैसे मर्जी करके कि इंडिगो प्रोड्यूस करो। ये वाली बात जनरली हम ऐसे ही निकाल देंगे, लेकिन कुछ आंकड़े देखने चाहिए हमें। 1788 में हिंदुस्तान से ब्रिटेन तक सिर्फ 30% जो थी वो इंडिगो जाती थी। ठीक है, अब लेकिन ये आंकड़ा ब्रिटेन में जाने वाला है जो सिर्फ हिंदुस्तान से जो इंडिगो जाएगी 1810 तक, साल 1810 तक आते आते 95% बढ़ गया, 95% तक पहुंच गया, 30% से 95%, ह्यूमंगस इंक्रीज, मोर देन डबल। तो एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू, कमर्शियल एजेंट्स और जो ऑफिसर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, इन्होंने इंडिगो प्रोडक्शन के अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू करा। ओवर द ईयर्स बड़े सारे कंपनी ऑफिसर्स ने अपनी जॉब भी छोड़ दी इस चक्कर के अंदर, जैसे किसी किसी को लालच आ जाता ना, मैं अच्छी खासी चलती जल्दी जॉब छोड़ दी, है ना, कि अब तो हम फुल टाइम ट्रेडर बनेंगे। सेम यही भी, ये ब्रिटेन से जॉब छोड़कर आ गए कि वहां पर मुशक्कत करनी पड़ती है काम धंधा वगैरह करने की, इंडिया के अंदर चलते हैं और हम लोग इंडिगो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होंगे। इनको लगा इनके प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे ये एक चीज करने से, तो बड़े सारे स्कॉट्समैन और इंग्लिशमैन इंडिया आए और ये प्लांटर्स बन गए। प्लांटर्स कैसे बन गए मुझे क्या बताओ? जैसे नॉर्मल एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपकी कमाई
किसी मेट्रोपॉलिटन शहर के अंदर अगर मयूर अगर आप रह रहे हो, आपकी कमाई 1 करोड़ रुपए, एक सेकंड मैं पाउंड बना दी गलती से, 1 करोड़ रुपए पर मंथ अगर हो रही है, तो किसी एक बहुत दूर दराज के हिंदुस्तान के इलाके में जाके, जो कि अटमोस्ट रूरल एरिया जो है, वहां पर 1 करोड़ के अंदर आप क्या ये कह सकते हो कि जितना हो सकता है पूरी उम्र निकल जाती कमाई करने में या फिर किसी जमीन खरीदने में, उतनी ऐसे किसी एरिया में बहुत ज्यादा स्तर पर जमीन आ जाएगी आपके पास? आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो ये लोग जो ब्रिटेन से आते थे यहां पर, ये प्लांटर्स कैसे बन गए? किसी किसी ने खुद की ले ली और किसी किसी ने किराए पर ले ली। दोज हु हैड नो मनी टू प्रोड्यूस इंडिगो, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी से लोन मिल जाता था, ठीक है, और या तो उनसे या वेरियस बैंक्स जो कि इस टाइम पर आ रहे थे। यानी कि सब कुछ चंगा था इनके लिए, सब कुछ चीजें इनके फेवर में जा रही थी। अब इंडिगो कल्टीवेट कैसे होती थी? दो मेन सिस्टम थे इंडिगो के कल्टीवेशन के उस टाइम पर, जो हिंदुस्तान में लागू करे गए। एक था निज कल्टीवेशन और दूसरा था रेवती कल्टीवेशन। समझते हैं दोनों को। निज कल्टीवेशन सिस्टम के अंतर्गत जो प्लांटर्स थे जो कि इंडिगो को प्रोड्यूस करते थे, वो ही डायरेक्टली कंट्रोल करते थे लैंड को। यानी कि जो निज है वही अपने आप में एक मालिक है एक तरीके से। या तो वो लैंड को खरीद लेता था या तो उसे दूसरे जमींदारों से रेंट पर ले लेता था। क्योंकि अब रेंट पर लेने का क्या मतलब था, उसको पता था कि अगर वो इंडिगो यहां पर उगवाएगा तो इंडिगो को यूरोपियन मार्केट्स में बेचने के बाद, ब्रिटेन वगैरह में बेचने के बाद, क्लोथ मैन्युफैक्चरर से जो प्रॉफिट निकलेगा, ये रेंट जो जमींदारों को हमें हिंदुस्तान में देना है, ये तो कौड़ियों के भाव पर है, ये तो हम आराम से दे देंगे। और जमींदार अपना लैंड क्यों बेच देते थे? क्योंकि उनको इतना मुनाफा हो ही नहीं रहा था। खेती बाड़ी शुरू से एक रिस्की बिजनेस है, इस टाइम पर भी ये रिस्की बिजनेस था ये। और यहां पर इंडिगो ये लोग प्रोड्यूस कैसे करते थे जब ये लोग जमींदार वगैरह से लैंड ले लेते थे? बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबर्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी निज कल्टीवेशन के साथ? प्लांटर्स को यह डिफिकल्टी आई कि वो निज कल्टीवेशन के अंतर्गत ना जितना एक एरिया प्लांटर से ले लिया, इतना ले लिया एरिया। अब उनको इंडिगो ये लग रहा है, लालच तो सब में आता है ना, कि ज्यादा प्रॉफिट हमें एक्सपेंड करना है, तो इतना एरिया कम से कम हमें चाहिए पड़ेगा। जितना हम इसमें एक में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं उतना यहां पर हमें 4 में मिल जाएगा। 4 गुना हम प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। पैसा है, बैंक लोन देने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी है, बैंक है, सब कुछ है। लेकिन भाई साहब, हाउ टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निच कल्टीवेशन? दिक्कत एक और थी, इंडिगो फर्टाइल लैंड पे प्रोड्यूस हो सकता था, ठीक है, और ये फर्टाइल लैंड पे ऑलरेडी पॉपुलेशन काफी ज्यादा हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में, और ये तो यहां यानी कि हमने तो बात करी है बंगाल की जमीन पर होता था, ये डेंसली पॉपुलेटेड थी जमीन। यानी कि शाइनी उस जमाने से लेकर आज तक भी बंगाल के बहुत सारे हिस्से कंट्री साइड एग्रीकल्चर लैंड यानी कि खाली नहीं पड़े रहते ना, कि आराम से वहां पर कोई भी ऐसा सोचे कि यहाँ पर तो पॉपुलेशन ही नहीं मिलेगी, या आराम से अपना एग्रीकल्चर लैंड झड़ झड़ लोग बेचने के लिए बंगाल से रेडी हैं। ऐसा भी नहीं है ना, बताओ, क्या पॉपुलेशन नहीं है बंगाल के अंदर? उस जमाने में नहीं थी क्या? क्या खेती बाड़ी इस जमाने में क्या वीक थी क्या? कि लोग अपने क्या खेत को ऐसी बंजर जमीन सोचकर, मतलब क्या पड़ा हुआ था खाली की खाली जमीन? कुछ ना कुछ तो होता ही है ना शुरू से उस साइड। और इरिगेशन की क्या कभी कमी रही है अरबित बंगाल की साइड, या फिर जहां भी समुद्र होते हैं? तो ओनली स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड। दिक्कत ये थी कि इधर उधर जो तितर बितर जो लैंड है जहां पर कोई खेती बाड़ी वगैरह नहीं कर रहा, खाली जमीनें पड़ी हुई हैं, सिर्फ वहीं पर ही उन्हीं लैंड्स को एक्वायर करा जा सकता था। लेकिन प्लांटर्स को तो बहुत बड़े बड़े एरियाज की नीड थी, ठीक है, इंडिगो को कल्टीवेट करने के लिए। अब ये लैंड आएगा कहां से, सवाल ये था। इनका ये अटेम्प्ट था, इन्होंने प्रयास करा, दे अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री। जहां पर इन्होंने इंडिगो फैक्ट्री स्टैब्लिश करी है ना, उसके आसपास की जमीनें लेना चाहते थे। कैसे? प्यार से जब बात नहीं बनी तो इन्होंने वहां के पीजेंट्स को खदेड़ना शुरू कर दिया, जानबूझ के भगाना शुरू कर दिया। तो हम क्या ऐसा कह सकते हैं ईशा, फोर्सफुल ऑक्यूपाई करा गया लैंड को इनके द्वारा। लेकिन इसकी वजह से टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट्स आएंगे कि नहीं आएंगे? ईशा रिवोल्ट होगा कि नहीं होगा? या आराम से कोई भी जो किसान है अपना लैंड दे देंगे? बताओ।
रिवोल्ट होगा। और ये रिवोल्ट का भी हम नेचर देखेंगे भी कि कैसे भाई साहब छोटे मोटे लोग नहीं थे, ये देख रहे हो, ये इसने खोपड़ी काट ली ऐसे, इस तरह के रिवोल्ट होते थे, मतलब काइंड ऑफ देख रहे हो, ब्रिटिश ऑफिसर्स की खोपड़ी काट के दिखा रहा है यहाँ पर मयूर, बाकी सब लड़ रहे हैं अपना, ये आराम से अपना ही खड़ा हुआ है, मैंने तो खोपड़ी काट के रख ली। मी डोनाल्ड ट्रंप। नॉर वॉज लेबर इजी टू मोबिलाइज। अब एक बात बताओ, खेती बाड़ी खुद थोड़ी ना करेंगे ईशा, लेबर चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है ईशा? मयूर क्या मतलब होता है मोबिलाइजेशन का? मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स में पढ़ा था अभी हमने। लेबर्स को शाइनी प्लेस ए से बी तक लाना। लार्ज प्लांटेशन जो थी उसके लिए रिक्वायर्ड थी ताकि बड़े सारे लोग उस पर काम कर सकें। वेरियस वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट का मतलब है बड़े सारे लोग काम कर सकें, खेती बाड़ी में बड़े सारे हाथ लग सकें, ऑब्वियस सी बात है हाथ तो लोगों के लगेंगे ना। एंड लेबर वॉज ऑल्सो नीडेड प्रिसाइसली एट अ टाइम जब पीजेंट जो थे वो बिजी थे अपनी चावल की खेती में। और ये वाली बात बंगाल की हो रही है, बंगाल में चावल की खेती होती है क्या शाइनी? है ना, ऑब्वियस की बातें होती है, वरना तुम लोग फिश और चावल के बिना कैसे रहोगे, है ना। niche cultivation on a large scale was also required, मतलब it also required many plows and bullocks। बैल वगैरह की जरूरत भी होती थी क्योंकि खेत पर कोई भी चीज उगाने से पहले अर्पित क्या करना पड़ेगा खेत को, है ना, लो करना पड़ेगा, जोतना पड़ेगा। 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लो। अगर 1 बीघा लैंड पे अगर खेती करनी तो एक, ये बस एक यूनिट होता है मेजरमेंट का। ब्रिटिश रूल आने से पहले जो साइज था इस एरिया का, ये वेरी करता था। बंगाल के अंदर जो ब्रिटिशर्स ने इसको स्टैंडर्ड करा था कि जितना 1 एकड़ होता है उसका 1/3 होता है 1 बीघा, ठीक है, 1 बीघा जमीन। तो 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लो। दिस मेंट दैट अगर कोई प्लांटर है, ठीक है, जिसके पास 1000 बीघा की जमीन है तो उसको 2000 प्लो चाहिए पड़ेंगे। अब इन प्लो पे इन प्लो को परचेज करना, उसको मेंटेन करना, इन सब चीजों पे इन्वेस्ट करना, ये काफी बड़ी समस्या थी। सप्लाईज भी इतनी इजीली नहीं मिल सकते थे पीजेंट से, क्योंकि इनको जो प्लो वगैरह बुलक जो थे, अगेन जब वो चावल की खेती वगैरह कर रहे हैं तो वो अपने साथ ले गए। बात देने की नहीं थी, लेकिन इस टाइम पर जो भी इक्विपमेंट्स बैल वगैरह की इनको जरूरत है प्लोइंग वगैरह करने के लिए, ये सारी की सारी चीजें, इंस्ट्रूमेंट, जानवर वगैरह सब बिजी हैं जब चावल उगाने का जब सीजन चल रहा था। और सेम टाइम पर इंडिगो प्लांटर्स को ये सब चीजें चाहिए पड़ती थी। तो हुआ क्या, टिल द लेट 19th century प्लांटर्स वर देयरफॉर रिलक्टेंट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निच कल्टीवेशन। चाहकर भी नहीं कर पाते थे, बात ये थी। कहीं से भी स्कोप दिख रहा है मयूर यहां पर एक्सपेंड करने का? कोई चीजें फेवर में है इस टाइम पर, जिस टाइम पर ये इंडिगो की प्लांटेशन एक्सपेंड करना चाह रहे हैं? बल्कि जितना एरिया मिल गया उतना भी बहुत है इस टाइम पर। तो लेस देन 25% ऑफ लैंड जो कि इंडिगो प्रोड्यूस करता था, ये इस सिस्टम के अंदर आता था जिसको हम लोग पढ़ रहे निच कल्टीवेशन। जो बाकी जो था, बाकी जो प्लांटेशन के जो तरीके थे वो थे रियोती सिस्टम। निच कल्टीवेशन के अंदर अंदर हमने क्या पढ़ा? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो कि जो पर्सन है अंडर निच कल्टीवेशन, जो प्लांटर है, वो इंडिगो प्रोड्यूस करेगा जिसको वो डायरेक्टली कंट्रोल करेगा। कैसे? जमीन खरीद के या फिर उसको रेंट करके फ्रॉम द जमींदार्स, ठीक है। अब हम जो बात कर रहे थे स्लेव रिपोर्ट के बारे में, अभी हम देखेंगे यहां पर। वैसे चलो मैं आपको एक बॉक्स पढ़ा ही देता हूं, ये वाला। ये एक स्लेव रिवोल्ट है, हमारी कंट्री का दृश्य नहीं है ये सेंट डोमिंगो में हुआ था। ये टेरिटरी कौन कंट्रोल कर रहा था इंडिगो को प्राप्त करने के लिए? फ्रेंच। कहां पर? कैरेबियन आइलैंड्स के अंदर। अगस्त 1791 की बात है। पेंटिंग किसने करी क्या नहीं करी, बंदे का नाम है जनवरी, छोड़ो उसको, ठीक है।
18वीं सेंचुरी के अंदर जो फ्रेंच प्लांटर्स थे जो इंडिगो प्रोड्यूस करते थे और शुगर प्रोड्यूस करते थे फ्रेंच कॉलोनी के अंदर, सेंट डोमिंगो के अंदर, कैरिबियन आइलैंड्स के अंदर, ये उसकी फोटोग्राफ है। यहाँ पर कुछ आपको अफ्रीकन स्लेव्स को दिखाया गया है जो कि प्लांटेशंस पे वर्क करते थे। ये ना विरोध में खड़े हो गए फ्रेंच ऑफिसर्स के खिलाफ 1791 में। इन्होंने प्लांटेशंस को जला दिया, रिच प्लांटर्स को मार दिया। 1792 में फ्रांस ने अबॉलिश करी स्लेवरी फ्रेंच कॉलोनीज के अंदर, और ये जो इवेंट्स थे इट लेड टू द कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्लांटेशंस ऑन द कैरिबियन आइलैंड्स। यानी कि ये जो बात लिखी हुई थी ना मयूर, ईशा, ये वाली जो बात थी ना प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि 1789 से लेकर 89 तक, 83 से लेकर 89 तक जो प्रोडक्शन थी इंडिगो की पूरी दुनिया में हाफ हो गई थी, ठीक है। सप्लाईज जो थे वो कोलैप्स कर गए थे यहाँ से। तो उसके पीछे बड़े सारे रीजंस ये थे कि कॉलोनीज के अंदर इंडिगो प्लांटर्स जो थे, ये जिनसे खेती बाड़ी करवाते थे, उन कॉलोनीज के अंदर रिवोल्ट और रेबिलियन स्टार्ट हो गए थे। ये वाली बात समझ में आई? स्लेव कौन होता है? स्लेव एक ऐसा पर्सन होता है हु इज ओन्ड बाय समवन। स्लेव ओनर जनरली इसको ओन करता है। स्लेव के पास कोई फ्रीडम नहीं होता एंड ही इज कंपेल्ड टू वर्क फॉर द मास्टर, ठीक है। एक स्लेव की डेफिनेशन बता रखी है ना 8वीं क्लास के एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। अब दोस्तों जो हम रियोती सिस्टम पढ़ रहे थे, दूसरा सिस्टम हमने पढ़ा था यहाँ पर, टॉपिक से भटकना मत, कि दो मेन सिस्टम होते हैं इंडिगो कल्टीवेशन के, एक नेज सिस्टम, एक रियोती सिस्टम, ठीक है। तो इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रैयट्स। इन द रियोती सिस्टम जो प्लांटर्स थे वो रैयट्स को फोर्स करते थे कि उनके साथ एक ना एग्रीमेंट, एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा जाए, जिसको वो लोग कहते थे सत्ता। कभी कभार ये लोग प्रेशराइज भी करते थे गांव के मुखिया को कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करे रैयत के बिहाफ पर। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते थे इनको एडवांस में कैश मिल जाता था प्लांटर से एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट कि तुम ना इंडिगो प्रोड्यूस करो, ठीक है। लेकिन जो लोन जो दिया जाता था, जो कमिटेड लोन था, जो रैयत जो थे, बट द लोन कमिटेड द रैयट्स कि वो इंडिगो कल्टीवेट करे ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर इज होल्डिंग। मतलब जितना उसके पास जमीन है उसके, जैसे मतलब मान लो मैं दिखा देता हूं आपको, अगर ये इतना हिस्सा है ना इनके पास, तो 25% क्या दिखेगा हमें, मैं जो ब्लू से बना रहा हूं समझ जाना, उस पर इंडिगो की खेती हो रही है इतने हिस्से पर 25% ऑफ द होल्डिंग, ठीक है। यानी कि 1/4 पर इंडिगो प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ये प्लांटर्स जो थे क्या प्रोवाइड करेंगे, कहते थे उनको बीजे हम दे देंगे, ड्रिल भी हम दे देंगे, या जिसके लिए प्लोइंग वगैरह जिन भी टूल्स और इक्विपमेंट्स की आवश्यकता वो हम दे देंगे। कल्टीवेटर्स को बाकी सॉइल प्रिपेयर करनी पड़ती थी, सीड को सो करना है और उसके बाद बस क्रॉप की रखवाली करनी है। तो पैसों की एडवांस में पैसे मिलने की आड़ को देखते हुए कई लोग इस ट्रैप में फंस जाते थे। यहां पर एक फोटोग्राफ शेयर कर रखी है कि वर्कर्स जो हैं दे आर हार्वेस्टिंग इंडिगो इन अर्ली 19th सेंचुरी बंगाल, ठीक है। इंडिया के अंदर इंडिगो प्लांट जो था इट वॉज मोस्टली कट बाय मैन। यहां पर आप अपने जो औरतों का जो चिट्ठा है ना उसमें ये वाली चीज ऐड कर सकते हो, जीएस पेपर 1 के लिए, सोसाइटी के लिए, पेट्रियार्कल सिस्टम को दिखाने के लिए। इन इंडिया इंडिगो प्लांट जो था इट वॉज मोस्टली कट बाय मैन। इंडिगो प्लांट यहां पर आपको दिख रहा है कि कैसे फील्ड से फैक्ट्री तक लाया जा रहा है। फैक्ट्री तक क्यों लाया जा रहा है शाइनी? मैन्युफैक्चर कपड़े वगैरह, फिर उसके लिए फिर डाई वगैरह जो बनेगी उसके लिए, ठीक है। उसको प्लांट्स को सुखा कर जो हमें डाई बनानी है, पाउडर बनाना है, या फिर जो जो बॉल्स हमने देखी थी इंडिगो बॉल्स, वो बनाने के लिए।
यहां तक किसी का भी कोई डाउट है? बताओ। नहीं? तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।